सेंसेई, इसका अगला प्रश्न ये आता है कि अगर हम असम में माँ कामाख्या मंदिर देखें और फिर साउथ में कई मंदिर हैं माँ के, जहाँ पे रीति रिवाजों से बलि प्रथा चलती आई है, और कई लोगों का कहना है कि सेंसेई जो जानवर बलि होता है वो अपने लक्षण दे देता है। वो खुद आता है, खाना छोड़ देता है, आवाज नहीं करता। कुछ कुछ लक्षण होते हैं कि एकदम नहीं काटा जाता, वो जानवर ही लक्षण दिखाता है। और खुद बलि की जगह पर जाता है। हाँ, बलि की जगह पे जाता है, चल के चलता है, उसके पीछे लोग चलते हैं। और अगर वो बलि ना दी जाए तो माँ का ऐसा क्रोधित रूप निकल आएगा कि संभाला नहीं जाएगा संसार को। हाँ, आगे ये और भी है सेंसेई अभी। सही, कितना सही बहुत है। चतुर हैं लोग, बहुत होशियार हैं। क्या व्याख्या की? एक काम करो, गलती 1000 करो और उसे बहुत ही सभ्य तरीके से उसकी व्याख्या कर दो। अपने गलतियों को ढकने के लिए उन्हें व्याख्याओं का जामा ना पहनाएं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी पशु ऐसा नहीं करता है। यह सब आपके विचारों का जबरदस्ती स्वयं पर प्रतिबिंबन है। स्वयं को जस्टिफाई करने के लिए, स्वयं को सही सिद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। ऐसा कोई भी पशु नहीं होता है जिसे अपना जीवन प्यारा ना हो। चलो, इन सारी चीज़ों को छोड़ो, भटक जाओगे। फिर तुम कोई एक नई व्याख्या लेकर के आ जाओगे और उसे जस्टिफाई करो। हमारे देश में झूठ को सत्य बनाने का बहुत अनोखा नायाब तकनीक हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। वह उनमें कुछ ऐसे आंकड़े घुसा देगा, कुछ ऐसे आंकड़े जोड़ देगा जिससे वो लगभग सत्य प्रतीत होगा। वो डेट, काल, तिथि हर कुछ उसमें डाल देगा। इसे एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हो कि व्यक्ति सीधा नहीं बताएगा, वह कई आंकड़ों को साथ लेकर के इसलिए चल रहा होता है, कई परिभाषाओं को साथ लेकर के इसलिए चल रहा होता है कि वह स्वयं को सही सिद्ध कर पाए। यथार्थ वह नहीं है। इसे बहुत ही स्वाभाविक रूप से, बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करो। सिर्फ एक लाइन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तार में जाओगे और साधना होगी नहीं तो फिर पूरी तरह पहले तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सुखोई फाइटर जेट है, आप उसकी तस्वीर देख के उसका आनंद तो ले सकते हैं, अगर उसके कॉकपिट पे बैठा दिया तो आप स्वयं पे ही मिसाइल छोड़ देंगे। आपको नहीं पता, आपको उस चीज का अनुभव चाहिए। तो उसे यथावत समझने के लिए उसका प्राथमिक स्तर को समझ लो। जिस सिद्धांत को विज्ञान ने प्रमाणित किया और 2022 में फिजिक्स का उसी सिद्धांत के आधार पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या है वो? प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित है। एक लाइन में तैयार हो जाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और सारी चीज़ों को छोड़ दो, सारी परंपराओं को छोड़ दो। आज काट रहे हो, कल खुद कटने के लिए तैयार हो जाओ। बस, इससे कुछ भी अछूता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आना ही है। कर्म फल, जैसा कर्म होगा वैसा उसका फल आना ही आना है। जो करोगे वही पाओगे। अब निर्णय आपका है। आप बलि क्या, आप कुछ भी कीजिए, आप स्वतंत्र प्राणी हैं। जिनके दिमाग में यह बात घुस गई कि मैं जो करूँगा उसका रिएक्शन मुझे ही झेलना पड़ेगा, वो संभल जाएगा। जो इन बातों को नहीं समझेगा वो भी संभलेगा, बस 1000-10,000 साल लगेंगे उसे संभलने में, प्रतिक्रियाओं को झेलते झेलते झेलते। स्वतंत्र है, आप सभी स्वतंत्र हैं। चुनाव आपका है, आपके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा है। स्पष्ट है, जैसा करोगे वह भोगने के लिए तैयार रहो। बस एक लाइन में यह बात दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसा करोगे वैसे ही पाने के लिए तैयार रहो। वह आपके जीवन में कभी भी घट सकता है। सेंसेई, बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आपने कन्नप्पा की कहानी सुनी हो तो कन्नप्पा ने महादेव भगवान को मीट का
मीट का प्रसाद लगाया था जो महादेव ने स्वीकार भी किया था। तो कई लोग इससे ये समझते हैं कि महादेव अगर स्वीकार कर रहे हैं तो एक प्रकार से बलि भी सही रही होगी और जानवरों को मार के खाना भी। इस पे आप क्या कहेंगे? जो यह समझ रहे हैं वो बहुत ही समझदार लोग हैं, वो बहुत ही समझदार हैं अपनी दृष्टि में। आप भी लगाए ना मीट प्रसाद, आप भी लगाइए, कन्नप्पा बन तो जाओ। अगर आप कन्नप्पा बन करके मीट प्रसाद क्या आदमी प्रसाद लगाएंगे वो भी ग्रहण की जाएगी। कन्नप्पा की कहानी पता है ना, जो अपने आंख को निकाल करके दे रहा है हिम्मत। उदाहरणों को तो अपने अनुसार आप ढाल लेते हैं, है हिम्मत। निकालो अपनी आंख, चढ़ाओ महादेव पर, औकात पता चल जाएगी। प्रेरणा लेते हो अपने अनुसार छांट करके, कन्नप्पा तीर से अपनी आंख निकाल करके भगवान को समर्पित करने जा रहा है। आप कहिए ना, आप लोग तर्क पकड़ते हैं कैसा? इसी पर भारत में एक प्रचलित कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से नाता जोड़ा। ये चीज यहाँ से उठाया, ये चीज यहाँ से उठाया और जोड़ दिया और उससे एक सिद्धांत बना के देखो ऐसा हुआ था। कैसे हुआ था इस पर आ जाओ। अगर आप क्या पर रहेंगे, व्हाट, आप भटक जाएंगे। आप कैसे पर आ जाएंगे, हाउ, तो पता चल जाएगा। असल में भारत का जो पतन हुआ, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का जो पतन हुआ, क्योंकि भारत का जनमानस क्या पर, किसने पर ज्यादा जोर दिया। इसे समझो, दो विद्वान मिले, दोनों ने चर्चा की ये पृथ्वी, ये संसार, ये सृष्टि किसने बनाई। फिर दोनों ने श्लोक का आदान प्रदान किया, शास्त्रार्थ हुआ और निष्कर्ष पर पहुंचे अपनी विद्वता के आधार पर, अनुभव के आधार पर नहीं, सरस्वती के आधार पर नहीं, रटस्वती के आधार पर, जो स्वतः रट लिया। तो रटस्वती के आधार पर यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया। तीसरा घूमता हुआ वहां आ गया, उसने पूछा भगवान साकार या निराकार। अब लो बहस शुरू हो गई, दो लोग और सम्मिलित हो गए और वह चर्चा करने लग गए, भगवान साकार, दूसरा बोला निराकार। अब सब बगैर धरातल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला प्रश्न ही गलत है। यह है धार्मिक भटकाव। इस सृष्टि की रचना किसने की? भगवान ने की। भगवान साकार के निराकार। अब दो मत में हवा हवाई, व्याख्या पे व्याख्या चलता चला गया और उसमें भाव प्रबल होते चले गए। सृष्टि में वैसी स्मृतियां निर्मित होती चली गई जो सत्य से दूर। तंत्र में यह नहीं है। प्रश्न उठेगा, यह सृष्टि कैसे अस्तित्व में आई? हाउ हैज इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? किसने बनाई नहीं, कैसे अस्तित्व में आई? और मुझे वैज्ञानिक इसलिए पसंद हैं, मेरे बहुत सारे वैज्ञानिक मित्र हैं, मैं उन्हें अपने योग और तंत्र की बात बताता हूँ और उसका वो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं और इस प्रकार मुझे विज्ञान का आसरा मिल जाता है। समझो कैसे? आपका सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कन्नप्पा ने मीट खिलाया और भगवान ने ग्रहण किया। आपका सवाल होना चाहिए कन्नप्पा ने कैसे मीट खिलाया। स्वीकारो, अगर किसी तर्क को आधार बना करके आप कोई कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं तो कैसे पर आ जाओ, आपको यथार्थ से परिचय मिल जाएगा। सेंसेई, अगर किसी परिवार में या कोई व्यक्ति बलि प्रथा से जुड़ा हुआ है तो इसका दुष्प्रभाव क्या आएगा? सबसे पहला, जो व्यक्ति इस बलि प्रथा से जुड़ा हुआ है वह स्वयं इसका अवलोकन कर ले। क्या वो सुखी है? क्या वो समस्याओं से मुक्त है? इसका उत्तर तो उसे स्वयं मिल जाएगा। इसके उदाहरण पे सबसे बड़ा उदाहरण कामाख्या पीठ के मुख्य पुजारी में, वह स्वयं इसके पीड़ित, स्वयं कैंसर से ग्रसित। पंडे पुजारी जितने हैं सभी ग्रसित, रोग ग्रसित। जाकर अभी चेक कर लो, उठाओ उपकरण, रोगों के भंडार बने हुए हैं सभी। आपके पास वैज्ञानिक उपकरण है। हर उन पंडों को, हर उन पुजारी को जो बलि प्रथा में सम्मिलित हैं, उनका पूरा स्कैन करके टेस्ट करो, पोथी बन जाएगी उनके रोगों की। यही प्रमाण है। ऐसे क्यों समझना चाहते हो? ऐसे क्यों जानना चाहते हो कि इसका ये प्रभाव है, इसका ये प्रभाव है? फिर उस पर मंथन करो, फिर उस पर कुछ मानो, कुछ ना मानो, फिर कुतर्क करो, फिर बोलो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। इन कुचक्रों में क्यों फंस रहे हो? कामाख्या माँ वो बलि नहीं स्वीकारती, दैत्य स्मृतियाँ बलि स्वीकारती है। गुरुदेव ने तो चुनौती दे दी थी, माँ तो कामाख्या में है ही नहीं। जहाँ गलत होता है वो शक्ति वहाँ नहीं होती, छोड़ चुकी होती है। और इतने बगैर अभ्यास का, फिर वापस आऊँगा, बगैर अभ्यास का, बगैर सुखोई का ज्ञान रखे सुखोई आप उड़ा नहीं सकते। देख करके कुछ समझ सकते हैं, कुछ
मूलभूत संरचनाओं का ज्ञान आपको हो सकता है, आप टेक्निकली भी समझ सकते हैं और अंत में आप उसे उड़ा सकते हैं। इन सब चीज के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। यह एक धारणा के विकास में सहयोगी होगा। तो इसका बहुत सिंपल सारा चीज है, आप सब जागृत हैं तभी प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो प्रश्न उठते ही नहीं। जो इन परंपराओं को सही जायज ठहरा रहा है वो कितना दुखी है कितना सुखी है इसका पैरामीटर तो है नहीं, इसका कोई मशीन बना नहीं है। और वो इतना चतुर होगा कि वो इतने बढ़िया ढंग से मुस्कुराएगा, लाफिंग बुद्धा बन जाएगा कि दिखेगा कि बहुत सुखी है। तो उस पर ना जाएं। रोग तो प्रत्यक्ष है, आप उसका पूरा स्कैन कर लें, उसके ब्लड सैंपल से लेके स्टूल टेस्ट कर लें, रोगों की पोथी मिलेगी, पोथी ग्रंथ बन जाएगा कि आपको इतने प्रकार के रोग हैं। अगर वो प्रथा सही होती तो आप तो बिल्कुल टनाटन फिट होने चाहिए थे, ये नहीं है। बस आप इतने भर से काम चलाएं, बहुत जान के क्या फ़ायदा। जहाँ पर भी जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आपके परिवार में चल रहा है, आप सबकी टेस्ट कराएं। अगर सब बिल्कुल फिट हैं, रोग मुक्त हैं, शोक मुक्त हैं, तो वह प्रथा को अपना लीजिए। अगर रोगों का घर बने हो तो प्रथा को त्याग दीजिए। अगर लकीर के फकीर बने रहेंगे कि नहीं हमारे बाप दादा ने ये कहा है या ये हमारे कुल की परंपरा है, आप स्वतंत्र हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। भाई जो व्यक्ति मरना चाहता है मोस्ट वेलकम। आप बीमार रहेंगे तो कोई चिकित्सा उद्योग ड्रग माफिया भी तो फलीभूत होगा। ये तो आपके ऊपर है, आपका शरीर है, आपकी गाड़ी है, आप ड्राइवर हैं। बहुत रईस है तो हर दिन एक गाड़ी निकालें, नई खरीदें और उसे ठोक के ख़त्म कर दें, फिर दूसरी गाड़ी लें, उसमें आनंद उठाएं। और अगर संभल के चलना चाहते तो एक ही गाड़ी में पूरा जीवन निकाल दें। अर्थात वह यह शरीर है, इसी में सब कुछ है, सुख भी यहीं, दुख भी यहीं, आपकी सारी मेहनत इसी के लिए हो रही है, आप जीवन जी रहे हैं इसी को जीवित रखें। आखिरी प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का परिवार बलि प्रथा में जुड़ चुका हो तो उन्हें अपने परिवार में क्या दुष्प्रभाव के क्या लक्षण दिखेंगे? सबसे पहले सांस की बीमारी। आप किसी का प्राण खींच रहे हैं ना, आपकी प्राण ऊर्जा कम होगी। कैसे टेस्ट करें? स्टॉप वॉच लीजिए, अब तो वो मोबाइल में उपलब्ध है, घड़ी में उपलब्ध है, आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप वॉच लीजिए और अपने खुद सांसों की गिनती कर लीजिए कि 1 मिनट में आप कछुआ हैं या कुत्ता हैं। सांस की बीमारी से शुरुआत होगी, क्योंकि आपने किसी का प्राण लिया है और प्रतिक्रिया स्वरूप आपके प्राण स्वतः उखड़ने लगेंगे और वहाँ से शुरुआत होगी। आपकी एनर्जी चैनल नष्ट होने लगेगी, लीवर खराब होने लगेगा, किडनी खराब होने लगेगा। उसके बाद तो ठीक उसी तरह है जैसे लाइन से साइकिल खड़ी, आप एक में धक्का मार दीजिए, सारी तड़तड़ गिरती चली जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस, रैमिफिकेशंस, उसकी प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होती चली जाएंगी। आप वहाँ पर ठीक कर लीजिए, सब चीज़ धीरे 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 ठीक होने लगेगा। इसमें जो एक पक्ष व्यक्ति नहीं समझ पाता है वह सबसे बड़ा इशू हो जाता है मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ एक इशू है, मानसिक समस्याएं। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को कर रहा होता है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। वो जितना भी अभ्यास करे वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, कम समझ वाला, और मनः रोग की तमाम समस्याएं उसके अंदर ग्रसित हो जाएंगे। आपने गर्दन काटा ना, बलि कहाँ से? पैर काट के बलि नहीं दी जाती, सर को धड़ से अलग किया जाता है। तो वही प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी कि सर आपका धड़ से अलग होने का सूक्ष्म कार्य शुरू, और यह होते ही ब्रेन कहीं और धड़ कहीं और, संपर्क और जो संगठन है वह बिखरता चला जाएगा। और यहाँ पर समस्या शुरू हुई। सबसे पहला उसका दुष्प्रभाव आपके डीएनए में, आपके ऊर्जा पथ में, आपके जेनेटिक ऑर्डर में वह ट्रैवल करना शुरू कर देगा। आप अगर सामाजिक अध्ययन भी करें तो आप केवल अवलोकन मात्र से पता लगा लेंगे कि कितनी समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। क्या परिवार सुखी है? क्या परिवार अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो पा रहा है? वह यह नहीं सोच पाता। वो बलि प्रथा करके आता है, 2 बकरे चढ़ाया, सफल नहीं हुआ, पंडा उसे समझा दिया कि 4 और चढ़ाओ। जब 2 से काम नहीं हो रहा था, 4 चढ़ाने से बन जाएगा। मतलब तुम मर रहे हो तो थोड़ा और मर जाओ। आप अगर शुरुआत ही गलत हो रही है तो हर चीज़ बिखरेगा, परिवार बिखरेगा, आप बिखरेंगे, कोई कहीं कोई कहीं, अनेक समस्याएं, कलेश, कलह,
आप देख लीजिए ना, बात बात पे कुछ लोग इसे धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर बलि को करते हैं, उनके अंदर की समस्याएं, और कुछ इसे बगैर अनुष्ठान का ही प्रतिदिन करते हैं, उनकी समस्याएं। आप एक अध्ययन करें और अध्ययन करके आपके हाथ में निचोड़ होगा, वह आपका होगा, आपका स्वयं का शोध होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सेंसेई, अगर खेल के जगत को देखें तो विश्व स्तरीय जो खिलाड़ी हैं उनका अगर रूटीन देखें, उनका फूड देखें, उनका डाइट देखें, तो सेंसेई वो रेड मीट और भैंस का मीट या फिर तमाम वो चीज़ खाते हैं जो भारत में खिलाड़ी आज भी सेवन नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये बोलते हैं, ये कुतर्क पेश करते हैं कि वो खाने से उनका ऊर्जा वृद्धि होती है, स्टैमिना इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो क्या भारतीय खिलाड़ी भी परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए, देश का नाम करने के लिए, क्या वो भी मीट का सेवन करना शुरू कर दें? नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। सन 1984 में मैं वर्ल्ड कप में रनर अप हुआ था। तब मैं मीट का सेवन करता था, मांस का सेवन करता था। ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, और जब तक अनुभव ना हो तब तक उसका स्पष्ट स्वरूप पता नहीं चलता। कालांतर में वर्ल्ड बॉडी में गए, अंतर्राष्ट्रीय कोच बने और धीरे धीरे जीवन विभिन्न आयामों से गुजरते हुए जब साधना पथ पे अग्रसर हुआ और जब मैंने उसका त्याग किया और वनस्पति जगत पे स्वयं को टिका दिया, मेरी क्षमता, मेरी शक्ति, मेरे परफॉर्मेंस का लेवल कई गुना बेहतर हो गया। और यह प्रत्यक्ष रूप से मेरा अनुभव में आया कि भारत में जो शक्ति आप मीट से पश्चिम जगत पाना चाहता है, उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, शक्ति प्रदान करने वाली औषधियाँ, वनस्पति भारत में उपस्थित हैं। अच्छा, आप लोग एक प्रयोग कीजिए, स्वयं जो खिलाड़ी हैं या आम जीवन में भी आंवला और प्योर हनी, आंवला बाजार से आंवले का रस नहीं, क्योंकि भारत के व्यापार जगत में सच्चाई रह नहीं गई और इसमें अगर कोई सच भी बोल रहा है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं नहीं करता। इसे आप स्वयं लें, प्रयोग करें। आंवला साबुत, उसका 2 फिर धीरे से 4 बढ़ाएंगे, उसका जूस निकाल लें। जूस निकाल करके जो उसका एक्सट्रैक्ट बचेगा, जो सॉलिड बच जाएगा, उसका सेवन बाद में करना है। उसके जूस में प्योर हनी, बाजार का नहीं, शुद्ध हनी, वो ले करके मिला करके सिर्फ आप 1 महीने के लिए, परिणाम तो आपको 7 दिन में ही पता चल जाएगा, 1 महीने सिर्फ उसका सेवन कीजिए। इसका सेवन का वक्त होगा दिन के 3 से 4 बजे के बीच, दिन के 3 बजे से 4 बजे के बीच आप उसका सेवन करें 1 महीने तक। और फॉर बॉक्सिंग, कराटे, इन मैचों में उतर करके या दौड़ लगा करके और अपने ताकत का खुद परिणाम देख लें, अपनी स्फूर्ति का परिणाम देख लें। आज भी इस उम्र में भी मैं इकलौता कोच हूँ जैसे वर्ल्ड में सम्मान दिया जाता है वर्ल्ड चैम्पियंस द्वारा, क्योंकि वह यंग हैं, उनमें एंड्योरेंस ज़्यादा है, अर्थात वो ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। लेकिन जो मैच की घड़ी है वहाँ पे उन्हें धाराशायी होना पड़ता है। यह सिर्फ और सिर्फ वनस्पति जगत की कृपा से है। तर्कों में खोने की बजाय आप उन प्रयोग पे उतरें और खुद परिणाम को देख लें और खुद चुनाव कर लें। हमारे यहाँ पे कौन उपदेश दे रहा है जो खुद असफल है? वहाँ पर उनके विवशता है, क्योंकि वो वनस्पति है ही नहीं, तो वो विकल्प ढूंढे। उनके लिए सबसे आसान विकल्प मीट है। हमारे लिए तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। जो दक्षिण भारत है वहाँ के लोगों के अगर पैर से पैर टकरा गया तो उत्तर भारत के लोगों का पैर टूट जाएगा। यह नारियल के पानी का कमाल है और नारियल का सेवन का कमाल है। आप वनस्पति जगत पे थोड़ा शोध तो करें, थोड़ा अध्ययन तो करें। क्यों मैं कहता हूँ कि पूरे भारत में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हो, उस वातानुकूल परिस्थितियों में, उस वातावरण में जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसे फलदार वृक्षों का रोपण हो, जीवन बहुत सुखी, संपन्न, शक्तिशाली होगा। सेंसेई, ऊर्जा के लिए तो हम ये चीज़ आपसे समझ गए,
लेकिन सेंसे मसल ग्रोथ के लिए हम बॉडी बिल्डर्स को जो लेना ही पड़ता है मीट, उनका कहना है ऊर्जा तो वो इससे ले लेंगे, लेकिन जो मसल ग्रोथ है वो नेचुरली कैसे बिल्डअप। जो प्रोटीन का जो तत्व है मांस में होता है, इसलिए मांसाहार किया जाता है। और आपके कई वेजिटेबल में जैसे दाल में भरपूर प्रोटीन है। अच्छा, इसको बहुत विस्तार में जाने के बजाय एक विषय पर इसे और सरल बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो कुछ ऐसा सूत्र जिसके आधार पर आप चयन कर पाएँ, और सबसे अच्छा सूत्र प्रकृति है। प्रकृति, जब यह प्रश्न मेरे सामने भी उठे थे तो हमने भी प्रकृति में व्याप्त, प्रकृति में उपलब्ध तत्वों का अध्ययन किया। फिर देखा हमने कि इंजन को भी हॉर्स पावर कहा जाता है। जो वैज्ञानिक जब इंजन का विकास कर रहे थे और उसको डिफाइन कर रहे थे, तो उसको संज्ञा दी गई HP, हॉर्स पावर। कितने घोड़ों की शक्ति है, फिर घोड़ा करता क्या है, वह क्या खाता है, उसे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। फिर देखा, ओहो चना, हमने उसे अपना डाइट का हिस्सा बना लिया। जितने भी शक्तिशाली जीव हैं, शक्तिशाली, सभी शाकाहारी हैं। अब आप हिरन पे मत जाइए, हिरन में रफ्तार है। गैंडे पे आ जाइए, राइनोसॉर्स, उसको देख के शेर दुम दबा के भाग जाता है। हाथी, सोच के देखें, भैंसे। फिर तो अगर आप प्रकृति में जीवन में लीन होंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आप लोगों ने सैंडोज का नाम सुना होगा। सैंडोज एक पहलवान था, यूरोप से आया था, देश गुलाम था, और भारत में वह जगह जगह प्रदर्शन करता, लोहे के प्लेट को तोड़ करके रख देता था। खूब उसने तरह तरह के प्रयोग दिखाए थे। वो एक प्रकार की गंजी पहनता था, बनियान, और वो डिज़ाइन ही आगे चलकर सैंडोज गंजी के रूप में विकसित हुई। वह सैंडोज पहलवान का पहनावा था। जब वह एक प्रदर्शन करता जा रहा था तो एक 16 साल का बच्चा उसको देख करके हंस दिया। उसने ताश के 52 पत्तों को 2 बार फाड़ के इकट्ठे ऐसे रख के दिखा दिया सैंडोज ने। और यह जो बालक था वो आया, उसको जोड़ा, फिर उसके टुकड़े किए, फिर जोड़ा, फिर टुकड़े किए, फिर जोड़ा, फिर टुकड़े किए, फिर जोड़ा, फिर टुकड़े किए, और मुट्ठी में बंद करके गेंद बना करके दे दिया। भविष्य में सैंडोज उसके पीछे पड़ा रहा है कि आप क्या खाते हो, शेर का मांस खाते हो कि हाथी का मांस खाते हो। इस बात पे बोला मैं कुछ बोलूँगा नहीं। उसने अपने गुरु से पूछा, लिख देना। तो उसने 400 से ऊपर पेज की किताब लिख दी शक्ति के ऊपर। उस किताब का दर्शन मैंने पाया है, बहुत ही बढ़िया किताब है, ज्ञान से ओतप्रोत किताब है। उसके कुछ बता दूं कुछ पन्नों पे, ताकि आपको पता चल जाए। शुरुआत थी, लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, पन्ना पलटे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, 400वें पेज तक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। उसने सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। आप वैज्ञानिक विश्लेषण में जा रहे हैं, वो विश्लेषण गलत नहीं है, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि विश्लेषण गलत है, लेकिन आप उसके विकल्प पर नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए आपके सामने चुनाव के अवसर नहीं है, चॉइस नहीं बचता है। अगर आप विकल्प का अध्ययन करेंगे, जो विकल्प का अध्ययन है, हम विकल्प को समझें। जो वैज्ञानिक विश्लेषण वो सही है कि इसमें इतना प्रोटीन, इतनी ये मात्रा, इतना ये मात्रा, इतना ये खनिज, कहाँ से आता है वो? उस जीव के अंदर जिस मीट को आप खा रहे हो वो कहाँ से आया? वनस्पति जगत से। मांस का सार क्या है? वनस्पति। मांस के पीछे कौन है? वनस्पति। उन वनस्पतियों के विश्लेषण के आधार पर आप अन्य विकल्प को तलाशिए, आपके पास वो विकल्प मिल जाएंगे, उपलब्ध हैं। सुने, कभी हिमालय में एक साधक बन के अगर आएंगे तो आपको ऐसे योगी दिख जाएंगे, नौजर से ही पत्थर को उठा के फेंक देते हैं। अब बताओ, वो तो प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण कर रखे हैं। विकल्प को तलाशें। जब विकल्प उपस्थित होगा, चूंकि आपके पास विकल्प नहीं है तो इसीलिए एक पक्ष को ही आप सत्य मानते हैं। इसीलिए मेरा हर बार सबसे यही निवेदन होता है कि जानने का प्रयास करो और अधिक जानो, आप सत्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे।
बस इतनी सी बात है।